Good morning, dear student, and how are you? I hope you all are fine. Today, we are talking about your chapter, Working of the Institution. As we discussed into the class, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वी आर कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जब आप क्लास में आएंगे तो इसके बाद ही कंटिन्यू किया जाएगा. सो इट इज़ मैंडेटरी टू वॉच दिस वीडियो. तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें. नाउ टुडे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग अपने इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं और वो कैसे वर्क करते हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अबाउट क्या हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं एक बार कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे. तो पहले तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आपका ऑफिशियल मेमोरेंडम. मेजर जो टॉपिक है हमारे पास या इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या होता है. दूसरा हमारे पास है मंडल कमीशन. जैसे ऑफिशियल मेमोरेंडम का हमने डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में आप रीड कर सकते हो. देयर यू कैन सी अ ऑफिशियल मेमोरेंडम विच वाज इश्यूड, जो इशू किया गया था. एंड वी हैव मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन के बारे में भी आपकी बुक में दिया गया है. मैं उसके डिटेल में यहाँ पे आपको बताऊंगा मेजर पॉइंट्स. मंडल कमीशन कब आया, किस तरह से आया, किस पर्पज से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. और फाइनली वी विल टॉक अबाउट कि मंडल कमीशन का अपोज कैसे हुआ, इस रिपोर्ट का क्या अपोज हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें हमने पार्लियामेंट के बारे में, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, पार्लियामेंट के बारे में हम लोग जानेंगे. पार्लियामेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पार्लियामेंट में बेसिकली दो हाउसेस हमने पढ़े हैं. एक हमारे पास होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा. इसके मेंबर्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था. जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जो लोकसभा होती है उसके जो मेंबर्स हैं वो 543 हैं जिनका इलेक्शन होता है. और जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर्स हैं. और इसमें 233 को हम इलेक्ट करते हैं, और जो बाकी के आपके बच गए 12 मेंबर्स उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो हम इस तरह से पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनके पावर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के पास क्या पावर है. और फिर हम जानेंगे किस तरह से कि जो हमारी राज्यसभा होती है वो कैसे ज्यादा पावरफुल है. अगला हमारे पास जो होगा कि जब एक बार रूल हमारे पास कर दिया जाता है और उसके बाद कोई भी जो बिल बिल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दो हमारे हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज में बिल पास होते हैं हर दिन. एवरी डे वी हैव सो मेनी बिल्स दैट आर पास्ड फ्रॉम आवर पार्लियामेंट. तो वो हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं आपके. तो बिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के बिल्स होते हैं. एक होता है हमारे पास जो मनी बिल होता है, और दूसरा हमारे पास होता है आपका ऑर्डिनरी बिल. जो मनी बिल है वो सिर्फ हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो आपका राज्यसभा भी ला सकती है और लोकसभा भी ला सकती है. दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों का पास होता है, और उसमें आपका बहुमत होना चाहिए. मीन्स मेजोरिटी से ये बिल जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, और साइन करने के बाद ये हमारे पास एक रूल बन जाता है जो हमारा ऑफिशियल मेमोरेंडम ही कहलाता है. उसके बाद ऑफिशियल मेमोरेंडम बनने के बाद इसको एग्जीक्यूट करना होता है, लागू करना होता है. लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. अब एग्जीक्यूटिव्स में भी हमने पढ़ा कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. एक होता है हमारे पास परमानेंट और दूसरा होता है हमारे पास आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं. जितने एमएलए एमपीज हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जितने भी लीडर होते हैं हमारे पास वो सारे हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं. प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट. हम दोनों के ही पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास क्या पावर होती है. क्लियर. देन विल टॉक अबाउट द जुडिशरी. फिर हम फाइनली बात करेंगे रूल्स बनाने वाले हो गए, उसको लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव हो गए. एंड देन अगर कोई आपस में डिस्प्यूट होता है व्हेन वी इम्प्लीमेंट द रूल्स, तो उस पर
जो डिसीजन लेने का जो राइट है वो हमारे पास जुडिशरी है। तो जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो हमारा कोर्ट सिस्टम है उसमें लोग पढ़ेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मेजर रोल रहता है वो हम पढ़ेंगे। प्लस आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास हैं, ठीक है। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट इज ऑफिशियल मेमोरेंडम। हमें सिर्फ आज ऑफिशियल मेमोरेंडम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑफिशियल मेमोरेंडम, और जो बीपी मंडल जो पास हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल सा है, एक तरह से हमारे पास इट इज अ कम्युनिकेशन, जैसा इसमें दिया गया है हमारे पास, ऑफिशियल मेमोरेंडम इज अ कम्युनिकेशन इशूड बाय अ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो कोई अथॉरिटी होती है इसको इशू करती है, जिसमें हमारे द्वारा जो पॉलिसी होती है या जो डिसीजन लिए जाते हैं हमारे लीडर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने के लिए आपका यूज किया जाता है, जिसको ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं। अब ऐसा है कि हर दिन जो गवर्नमेंट होती है, हर दिन 100 ऑफ द जो ऑर्डर्स होते हैं एवरी डे वो इशू किए जाते हैं, अलग अलग मैटर्स जो होते हैं हमारे पास। या सिंपल से अगर हम शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट हर दिन रूल बनाती है, और वो रूल्स ही हमारे पास ऑफिशियल मेमोरेंडम होते हैं। एन ऑफिशियल मेमोरेंडम वाज द कैल्कुलेशंस ऑफ द लॉन्ग चेन। मतलब कहने का क्या हुआ कि वही जो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई बिल पास करते हैं तो बिल पास होने के लिए एक लॉन्ग चेन, एक लंबा इवेंट हमारे पास, लंबे इवेंट को प्रोसेस में लाना होता है, जिसमें आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है जो आपकी पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, फिर उस रिपोर्ट पर डिस्कशन होता है, बिल जिसको कहा जाता है उस पर डिस्कशन होता है, फिर दोनों हमारे जो आपके सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा उनसे पास होता है, और पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। साइन करने के बाद इसको पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव्स के पास भेज दिया जाता है, जो ऑफिशियल मेमोरेंडम के रूप से वर्क करता है हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफिशियल मेमोरेंडम। तो ऑफिशियल मेमोरेंडम सिंपली अब समझिए, जो हमारे रूल्स बनते हैं, नियम बनते हैं, नियम बनने के बाद किस ऑफिस के द्वारा इसको लागू किया गया जाना है, क्या स्टेटमेंट है, क्या चीजें हैं, वो हमारे पास ऑफिशियल मेमोरेंडम होता है। तो इसी ऑफिशियल मेमोरेंडम में हमारे पास वी हैव आपके जो ऑफिशियल मेमोरेंडम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो बीपी मंडल हमारे पास, या मंडल कमीशन के नाम से हमारे पास ये ऑफिशियल मेमोरेंडम था, जो कि हमारे पास अपॉइंटेड किया। देखो सिंपल है, नाम है हमारे पास बीपी मंडल, इसका नाम दिया गया है बीपी मंडल है हमारे पास, राइट। अब बीपी मंडल का मतलब हुआ कि दिस वाज हेडेड बाय बीपी, राइट। इसका इसीलिए इसको हम लोग बीपी मंडल कहते हैं, एंड इट वाज अपॉइंटेड इन 1979। पहला है हमारे पास, गवर्नमेंट ने जो सेकंड बैकवर्ड कमीशन है उसका अपॉइंट किया, ये जानने के लिए कि कौन इंडिया के अंदर बैकवर्ड क्लासेस में रखना चाहिए, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया हमें यूज करना है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास यही मेजर पर्पस था इस मंडल को अपॉइंट करने का, कि बैकवर्ड क्लासेस में किन किन को रखा जाए, और उनके बैकवर्ड क्लास में रखने के लिए हमें कौन कौन से क्राइटेरिया देखने होंगे। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है बीपी मंडल। और इसका नाम बीपी मंडल इसलिए पड़ गया क्योंकि ये जो अब कह सकते हैं आपका इसका जो हेड जो है वो हमारे पास बीपी मंडल को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम बीपी मंडल कमीशन पड़ गया। जैसे मैंने बोला कि आपका कि जो ये कमीशन है हमारे पास, ये जो बनाया गया है, ये ये समझने के लिए बनाया गया था कि इंडिया के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास है वो कौन कौन है, किन लोगों को आप डिप्रेस्ड क्लास में रखेंगे। और चलो डिप्रेस क्लास में हमने उसको क्लासिफाई करना, इसके लिए दो काम सौंपे गए थे बीपी मंडल को, डिप्रेस क्लास में क्लासिफाई करना, और क्लासिफाई करने के बाद क्या स्टेप अपनाने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये दो ही चीजें इसमें रखी गई थी कि एक रिपोर्ट बनाई जाए, रिपोर्ट में ये तय किया जाए कि इंडिया के अंदर कौन कौन बैकवर्ड क्लासेस में रखना है, और बैकवर्ड क्लास में रखने के लिए उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद ये भी डिसाइड किया जाना था इस मंडल के द्वारा कि उनके बेटरमेंट के लिए क्या सुधार करने चाहिए। तो ये चारों पॉइंट या पांचों पॉइंट जो मैंने रखे यहाँ पर, ये हमारा शो करते हैं क्या है बीपी मंडल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed the second
बैकवर्ड कमीशन, तो ये हमारे पास क्या था आपका सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था जो कि 1979 में अपॉइंट किया गया था। इसके जो हेड है बीपी मंडल है। बीपी मंडल को अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम अगर हम जानना चाहें तो हमारे पास बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए बीपी मंडल का नाम पड़ा। दोबारा बता रहा हूँ आपको, बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये इसका नाम है, राइट। और इसी को हम लोग मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं हमारे पास, ठीक है। देन इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया। अगेन मैंने बोला इसमें क्या करने के लिए बोला गया था इस कमीशन को, कि ये क्राइटेरिया डिसाइड करे टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड द एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, की सोशली और बैकवर्ड क्लास जो होती है ना, SC ST BC OBC या सोशल इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो आपके गरीब लोग हैं, BPL लोग हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें इंडिया के अंदर, और उसके साथ साथ एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, और इसके साथ ये रिकमेंड भी करे कि इनके एडवांसमेंट के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, मतलब इनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए, वो रिपोर्ट जनरेट करे। अब जब कमीशन को ये क्राइटेरिया दिया गया, इट टुक 1 ईयर, इसको 1 साल लग गया सारी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए। जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 के अंदर, और इस रिपोर्ट में बड़े सारे इन्होंने ना जो बैकवर्ड क्लासेस थे या जो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास थे, उनके लिए बड़े सारे सुधारों का, कह सकते हैं आपका, रिकमेंडेशन दिया था, प्रावधान दिया, सुझाव दिया। उस सुझाव में एक सुझाव ये था जिस पे बड़ा विवाद हुआ था हमारे पास, दैट इज वन ऑफ दीज वाज 27%। ये हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इस मंडल का विरोध हुआ था। तो 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व, मतलब क्या हुआ कि 27% जॉब है आपका वो रिजर्व कर दी गई थी, किसके लिए, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए। इस मंडल की ये एक जो मेन जो रिकमेंडेशन थी, इस रिकमेंडेशन, हालांकि देर आर सो मेनी रिकमेंडेशन, बहुत सारी दूसरी रिकमेंडेशन भी थी, लेकिन इसको लेकर लोगों के अंदर बड़ा, आप कह सकते हैं आपका आक्रोश हुआ। लोग बड़े इससे नाराज हुए और इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। मंडल का विरोध जो किया गया, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रूल ऑन, ये एक अकेला ऐसा रूल था जिसकी वजह से इसका, कह सकते हैं आपका, विरोध हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा इस मंडल में क्या रखा गया हमारे पास, मंडल कमीशन में, द बेनिफिट्स ऑफ द जॉब रिजर्व। बेनिफिट्स क्या थे हमारे पास, रिजर्व कर दी गई, जस्ट फॉर SC ST टू अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड द, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास, वी कॉल इट SEBC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को हम लोग नाम देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या गया, ये सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का कंट्री का नाम रख दिया गया आपका, SC ST के अलावा, राइट। देन दीज रिपोर्ट्स एंड द रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इनटू द पार्लियामेंट। फिर ये जो रिपोर्ट बीपी मंडल ने निकाले थे, इस पर डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा। मैंने भी बोला कि कोई बिल जब पास करते तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में डिस्कस होता, तो डिस्कस किया गया। Many parties in the parliaments kept demanding for the implementation of the demand। बहुत सारे जो हमारी पार्लियामेंट की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पार्लियामेंट है, इसके डिमांड रही कि भी बीपी मंडल को पास कर देना चाहिए, बीपी मंडल को पास करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। फाइनली 1989 के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हुआ। जनता दल पार्टी ने प्रॉमिस किया कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है सो दे विल इम्प्लीमेंट द बीपी मंडल। तो उनको इस बात का, कह सकते हैं आपका, बेनिफिट मिला, और जनता दल गवर्नमेंट बनाती है। एंड इसके जो लीडर होते हैं VP सिंह, तो ये VP सिंह ने इस जो मंडल कमीशन है इसको प्राइम मिनिस्टर बनते ही इसको लागू किया, एंड टुक डिफरेंट मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन टू द कमीशन। तो VP सिंह ने, तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बीपी मंडल को किस, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसने लागू किया, तो VP सिंह ने इसको लागू किया। फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफिशियल मेमोरेंडम, और इस तरह से ये हमारे पास जब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद ये हमारे पास ऑफिशियल मेमोरेंडम बन गया। उसका नंबर दे रखा है आपका 36/012/3190, वॉज बोर्न इन द April 1399। तो 1919 में आके देखिए, ऑब्वियसली बात है 79 में
मंडल बना, 80 में इसने रिपोर्ट निकाली, लेकिन उसके बाद भी 10 साल निकल गए इस चीज को पास होने के लिए। और फाइनली 13 अप्रैल 1919 में इसको पास किया गया। लेकिन पास होने के बाद भी ये मंडल एक्सेप्टेड नहीं किया गया, तो वो हम अगले जो आपका वीडियो होगा या ऑनलाइन क्लासेज होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे आपको नोटबुक में नोट करने हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास बन जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, व्हाट इज, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपका जो क्वेश्चन होगा, ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या होता है, व्हाट इज ऑफिशियल मेमोरेंडम, ये आपको लिख लेना है। मंडल कमीशन क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंडल कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन। उसके रिकमेंडेशन पे आप नोट लिखिए। इसके साथ साथ जो आपके 10 क्वेश्चंस बनाने का मैंने आपको बोला है अपने घर पर, तो मंडल कमीशन तक पढ़ना है आपको अपनी बुक में, और वहां से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। और आपका हो सकता है मंडे तक आपका ये क्लास रेगुलर हो जाए, तो फिर हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू, नाइस टाइम, सी यू अगेन, बाय।